वही आदमी पहले एक उच्च श्रेणी का गुप्त एजेंट था, लेकिन एक दिन घर जाते समय उसे अपमानजनक टकराव का सामना करना पड़ा। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए जैक ने अपना अभिमान निगलने का फैसला किया। हालांकि दूसरा आदमी और भी साहसी हो जाता है, जानबूझकर अपनी कार को जैक से टकराता है, फिर मुड़कर उस पर बीमा घोटाले के लिए टक्कर की योजना बनाने का आरोप लगाता है। हर जगह सुरक्षा कैमरे और पड़ोसी इकट्ठा होकर देखने लगे हैं। जैक के पास फिर से चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भारी भरकम आदमी इसे छोड़ने से इनकार करता है। जैक के पास आकर उसे कॉलर से पकड़ता है, गालियां देता है और अंततः उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर भी जैक पलटकर जवाब नहीं देता। उसे पता है कि उसकी हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जिस पर उसकी असली क्षमताएं उजागर होंगी, उसने जो शांतिपूर्ण जीवन बनाया है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैक का अब जो शांत साधारण जीवन है वह बहुत बड़ी कीमत पर खरीदा गया था। जबकि अधिकांश सैनिक उचित डिस्चार्ज कागजी कार्रवाई के माध्यम से सेवानिवृत्त होते हैं, उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर पर बंदूक तानकर अपनी रिहाई को मजबूर किया। उसकी असली पहचान कभी उजागर नहीं हो सकती, क्योंकि जैक कभी उत्तर कोरियाई खुफिया एजेंट था जिसने पलायन किया था। बाद में दक्षिण कोरियाई खुफिया द्वारा गुप्त रूप से भर्ती किया गया। उसने 5 अलग अलग मौकों पर दोहरे एजेंट के रूप में सेवा की। उत्तर कोरिया में 17 शीर्ष गोपनीय घुसपैठ मिशन किए और यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ हत्या के प्रयास की योजना बनाई और उसका नेतृत्व किया। आज भी कई सरकारें चुपचाप उसकी तलाश कर रही हैं, और फिर भी वही आदमी अब एक साधारण बैंक कर्मचारी के रूप में जी रहा है। अपनी पत्नी को जल्दी खो देने के बाद जैक ने अपनी बेटी मिंजी को, जो अब हाई स्कूल जूनियर है, अकेले ही पाला है। मां की अनुपस्थिति में बड़ी होने के कारण पिता और बेटी के बीच की दूरी वर्षों में बढ़ती गई है, इस हद तक कि जैक को यह भी पता नहीं है कि उसकी बेटी स्कूल में लगातार बदमाशी का शिकार हो रही है। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसके कपड़े हमेशा उसके कपड़ों के साथ धुलते थे, जिससे एक सुगंध रह जाती थी, जिसे नेता वायरो और उसकी 2 सहेलियां लगातार मजाक उड़ाती थीं। यहाँ तक कि उसे स्कूल के बाथरूम में अपमानित भी करती थीं। सौभाग्य से मिंजी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। अपने सहकर्मी शोनिया की मदद से जैक हिम्मत जुटाता है और आधा मिलियन वॉन की कीमत की एक उच्च श्रेणी की जैकेट जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदता है। घर वापस आकर वह इसे चुपचाप एक दराज में छुपा देता है, बड़े दिन के लिए एक सरप्राइज की योजना बनाते हुए। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी बेटी पर क्या भयानक घटना घटने वाली है। वह मिंजी से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठंडी और अनुत्तरदायी रहती है। केवल जब वह बार बार जोर देता है तब वह अंततः बोलती है, और उसकी पहली मांग बस ये होती है कि वे अब से अपने कपड़े साथ में धोना बंद कर दें, ये मानते हुए कि वह बस बड़ी हो रही है और अधिक गोपनीयता चाहती है। जैक बिना सवाल किए सहमत हो जाता है। अपने कमरे में वापस मिंजी चुपचाप वायरो के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है, उसकी जीवंत रंगीन जिंदगी से ईर्ष्या करती है और वायरो की कई तस्वीरों में दिखने वाले एक लड़के नामहोन पर चुपचाप क्रश महसूस करती है। अगले दिन जिम क्लास में मिंजी को पता चलता है कि उसकी वर्कआउट कपड़े वायरो और उसकी दोस्तों ने कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। जैसे ही वह स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास के लिए जाने वाली होती है, नमहोन, वह लड़का जिसे वह गुप्त रूप से पसंद करती है, उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए देता है, जिस पर उसका नाम साफ साफ लिखा होता है। इस इशारे से वायरो को गुस्सा आ जाता है और वह मिंजी को और भी बुरी तरह से परेशान करने का फैसला करती है। जब उसकी बेटी की मुसीबत बढ़ रही होती है, जैक 2 पुराने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। जिंजा, जो उनमें सबसे समर्पित पिता है, ने अपनी बेटी की फोटो अपनी शर्ट पर भी छपवाई है। जब वे तीनों बातचीत कर रहे होते हैं, पास की मेज पर बैठे गुंडों का एक समूह बार मालिक के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसने उन्हें बस यह याद दिलाया था कि अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। गुंडे गाली गलौज से जवाब देते हैं। अन्य कोई ग्राहक बोलने की हिम्मत नहीं करता, सभी सिर झुकाए रहते हैं, सिवाय जिंजा के, जो अपनी नजरें उस समूह पर टिकाए रखते हैं। उसे कोई झगड़ा शुरू करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनमें से भारी भरकम गुंडा सिर्फ चिल्लाने से संतुष्ट नहीं है। वह जानबूझकर जिंजा पर चाय का कप फेंक देता है। इस अपमान के बाद भी जिंजा अपने गुस्से को काबू में रखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन अगले ही पल गुंडा जिंजा की शर्ट पर छपी उसकी बेटी की फोटो की ओर इशारा करता है और बिना किसी रोक टोक के उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसकी बेटी जिंजा के लिए सब कुछ है और इसी पर उसकी सहनशीलता आखिरकार टूट जाती है। वह तुरंत कार्रवाई में आ जाता है। कोई आग बुझाने वाले यंत्र को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारता है और किसी को पता नहीं होता, लेकिन जिंजा के सिर पर ऐसा वार उसे पूरी तरह से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देता है, जिसे वह खुद से नहीं संभाल सकता। जैसे ही स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है, उसके दोस्त तुरंत आने वाली पुलिस को चेतावनी देते हैं कि उसे काबू में करने के लिए केवल एक स्टन गन का उपयोग करें। अगली सुबह मिंजी नमहोन की ताजा धुली जैकेट लौट आती है और दोनों के बीच एक दोस्ताना हल्की फुल्की बातचीत होती है। वायरो ये सब देख लेता है और गुस्से से जलते हुए मिंजी को एक स्टोरेज रूम में खींच ले जाता है और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। फिर अभी भी संतुष्ट नहीं होकर उसे 2 बार और मारता है। उसे बिना माँ की जंगली बच्ची कहता है। अपनी माँ की याद ही एक चीज है जिसे मिंजी पवित्र मानती है, अछूती, और इसका जिक्र होते ही वह भड़क जाती है, वायरो को जमीन पर गिरा देती है और उसे पूरी तरह से लड़ाई में उलझा देती है। जब बाकी 2 बदमाश हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो गुस्से में मिंजी उन्हें धक्का देकर हटा देती है और वायरो के सिर पर लगातार वार करती रहती है। इसके तुरंत बाद जैक, जो बैंक में काम कर रहा होता है, स्कूल से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त करता है जिसमें प्रिंसिपल उससे तुरंत आने की विनती करता है। वीरो के पिता चेयरमैन जू इस क्षेत्र में एक कुख्यात रूप से डरावने व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था में टैटू से ढके हुए थे, जिन्हें उन्होंने बाद में अपनी बेटी को डराने से बचाने के लिए आग से पूरी तरह जला दिया। प्रिंसिपल के कार्यालय में मिंजी अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि लड़ाई की शुरुआत वीरो ने की थी, लेकिन जैक उसे चुपचाप बोलने से रोकने के लिए कहते हैं। जब वायरो की मां स्कूल हिंसा पर औपचारिक सुनवाई की मांग करती है और इस घटना को मिंजी की शैक्षणिक फाइल में स्थायी रूप से दर्ज करने पर जोर देती है, जैक धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये कमजोरी का कार्य नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वह किसी से बेहतर समझते हैं कि वह अपनी असली पहचान उजागर करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते और वह अपनी बेटी को किसी और खतरनाक स्थिति में नहीं फंसने दे सकते। जैक की प्रतिक्रिया देखकर चेयरमैन जू इस मामले को बच्चों की शरारत कहकर डिसमिस कर देते हैं। कहते हैं कि इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब पिता और बेटी वहां से जाते हैं तो उसके पिता की हरकतें मिंजी को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। उसे लगता है कि न केवल वह उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ इसलिए ताकत के आगे झुक रहा है क्योंकि वायरो के परिवार के पास पैसा और प्रभाव है कि उनके परिवार के पास अपनी प्रतिष्ठा निगलने और चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहली बार उसे अपने पिता पर वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होती है। वह
चैट बंद करने और अपने फोन फेंकने के लिए।
इस क्षण एक समय में अजय माने जाने वाले शीर्ष एजेंट को पहली बार असहायता की भावना महसूस होती है। उसके चेहरे पर एक आंसू बह जाता है। उसकी बेटी के गायब होने ने एक शीर्ष एजेंट से अपेक्षित हर संयम को छीन लिया है। वर्षों पहले उसकी पत्नी मिंजी को जन्म देने के तुरंत बाद गुजर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि जैक किसी भी कीमत पर उनकी बेटी की रक्षा करे। यही वादा था जिसके कारण जैक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर पर बंदूक तान दी थी, जिससे उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी ताकि वह खुद अपनी बेटी की परवरिश कर सके। उसके लिए मिंजी उसकी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। वह उसकी दिवंगत पत्नी की अंतिम इच्छा का जीवंत प्रतीक है। यही कारण है कि अब वह हर उस सीमा को पार करने के लिए तैयार है जिसे एक एजेंट को कभी पार नहीं करना चाहिए। एक समूह पुलिस अधिकारियों का अचानक अंदर आता है और उसे हिरासत में ले लेता है। लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जा रहा होता है, एक आदमी जो डाइविंग गॉगल्स पहने हुए है पास के समुद्र से बाहर आता है। उत्तर कोरिया द्वारा भेजा गया एक शीर्ष स्तरीय हत्यारा, जिसका एकमात्र मिशन है जैक को खत्म करना। ये पता चला कि हाल ही में जिंजा द्वारा रेस्तरां में उन गुंडों को बेरहमी से पीटने का वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया गया था। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि उत्तर कोरिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो इसे देख लेगी। फुटेज में जैक को पहचान कर उन्होंने खोज की और यह जानकर चौंक गए कि वह उनका सबसे वांछित भगोड़ा है, जिसे वे वर्षों से मृत मानते थे, एक गुप्त मिशन के दौरान मारा गया। अब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें इस पूरे समय धोखा दिया गया था। उनके लिए और भी असहनीय यह खुलासा है कि उनका एक समय का सबसे बड़ा एजेंट दक्षिण कोरिया में चला गया था। उत्तर कोरिया में अपनी सेवा के दौरान जैक ने कोड नाम 66 के तहत काम किया था, जो मूल रूप से एक अन्य प्रसिद्ध एजेंट का था जिसे जैक ने वर्षों पहले मार दिया था और इस प्रक्रिया में कोड नाम प्राप्त कर लिया था। जैक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित उत्तर कोरियाई नेतृत्व उस मूल एजेंट 66 के छोटे भाई का पता लगाता है, जो संयोगवश खुद भी एक एजेंट बन गया है। जैक को मारने का मिशन पूरी तरह से उसके कंधों पर आ जाता है। इस बीच दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने भी देखा है कि कुछ गड़बड़ है। एजेंसी जो गुप्त रूप से जैक की निगरानी कर रही थी, पाती है कि उसके हाल की गतिविधियां पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं और गहराई से जांच करने पर वे जिंजा की पृष्ठभूमि का भी पता लगाते हैं, यह जानकर कि उसने और जैक ने वर्षों से उत्तर कोरिया में कई गुप्त घुसपैठ मिशन एक साथ किए थे। निर्देशक कांग, जो जैक की निगरानी की देखरेख कर रहे थे, वही वरिष्ठ अधिकारी निकलते हैं जिन्हें जैक ने कभी अपने छुट्टी की मंजूरी के लिए मजबूर किया था। अब जब उत्तर कोरिया को पता चल गया है कि जैक अभी भी जीवित है, तो यह निश्चित है कि उन्होंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। निदेशक कांग इस खतरनाक व्यक्ति को उत्तर कोरियाई हाथों में वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकते, जिसका मतलब है कि दक्षिण कोरिया को किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया से पहले जैक को ढूंढना होगा। एक ही रात में दो विरोधी ताकतें एक साथ खोज अभियान शुरू करती हैं और जैक पूरी तरह से अनजान दोनों का निशाना बन गया है। उत्तर कोरियाई एजेंट, जो दक्षिण कोरिया में घुसपैठ कर चुका है, ने पहले ही सड़कों पर संपर्क कर लिया है और यह जान लिया है कि जिंजा को किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अगले सुबह वह स्टेशन में आराम से दाखिल होता है, बाथरूम में एक गार्ड को काबू में करता है, उसकी वर्दी पहन लेता है और जिंजा के पास ऐसे जाता है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, जिंजा को कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि आदमी के हाथ में हथियार देखकर उसके पास अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अंततः जैक के घर का स्थान बता देता है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद जिंजा जानता है कि वह अब हिरासत में नहीं रह सकता। वह एक साथी कैदी की ओर मुड़ता है, एक एहसान मांगते हुए। गार्ड हलचल देखकर जल्दी से सेल का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है और जिंजा इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। इस बीच वायरो अपने कमरे में बेचैन बैठी है। पहली बार किसी की जान लेने के डर को नहीं हटा पा रही है। वे इंटरनेट पर किसी भी खबर के लिए जुनूनी रूप से खोज करती है, ये जानने के लिए बेताब कि क्या शव खोजा गया है। लेकिन कोई खबर नहीं आने के बावजूद डर कम नहीं होता। और भी बुरा यह है कि जैक का घायल शरीर और उसकी आंखों में हत्यारा नजरिया बार बार उसके दिमाग में एक दुस्वप्न की तरह उभरता रहता है। फिर चेयरमैन जू प्रकट होते हैं। वायरो से कहते हैं कि चिंता मत करो, वह उसकी रक्षा करेंगे। जू की निर्दयता किसी की कल्पना से परे है। हर कदम जिसने उसे उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया, रास्ते में छोड़े गए शरीरों पर आधारित था। इसे गोल्ड टूथ से बेहतर कोई नहीं समझता, जिसने जू के क्रूर तरीकों को पहली बार देखा था जब वह उसके लिए काम करता था और अच्छी तरह जानता है कि जू के चारों ओर के अंगरक्षक सभी पूर्व विशेष बलों के भाड़े के सैनिक हैं। उनके बीच गहरी बैठी दुश्मनी के कारण ही वायरो के कवरअप में गोल्ड टूथ की स्पष्ट सहायता वास्तव में जू के खिलाफ लाभ इकट्ठा करने के लिए एक सोची समझी चाल है। वह जानबूझकर रिकॉर्डिंग को संपादित करता है, इसे काट छांट कर घटनाओं के एक पूरी तरह से अलग संस्करण में बदल देता है। पुलिस स्टेशन में जैक पूरी तरह से चुप रहता है। अधिकारी चाहे जितना भी दबाव डालें, वह जवाब देने से इनकार करता है। कोई और विकल्प न होने पर वे उसकी पहचान फिंगरप्रिंट विश्लेषण के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सिस्टम तुलना पूरी करता है तो स्क्रीन पर केवल 4 शब्द दिखाई देते हैं: अपर्याप्त एक्सेस क्लियरेंस। जैसे ही अधिकारियों के बीच भ्रम फैलता है, जैक का फोन अचानक बज उठता है। उनमें से एक सहज रूप से कॉलर आईडी को जोर से पढ़ता है, बेटी। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन वे जैक की आंखों में मृत दिखने को तुरंत बदलने के लिए काफी हैं। मिंजी आखिरकार मरी नहीं है। उस पल जब गोल्ड टूथ और उसके आदमी अपनी चौकसी छोड़ देते हैं, ट्रंक में लेटी हुई उसकी उंगली हल्के से हिलती है। उसी क्षण जैक में आशा फिर से जाग उठती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन जो उसके आगे इंतजार कर रहा है वह और भी खतरनाक घातक जाल है। अगली बार मिलते हैं।